हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने रिलेटिव क्लासेस के बारे में पढ़ा कि रिलेटिव क्लासेस क्या होते हैं। रिलेटिव क्लासेस वो क्लासेस होते हैं जो एडजेक्टिव का काम करते हैं। ये बात आप कल के वीडियो में अच्छी तरह समझ चुके हैं। लेकिन हम रिलेटिव क्लासेस का बारे में ये भी पढ़ चुके हैं कि ये दो तरह के होते हैं, एक डिफाइनिंग होते हैं, एक नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लासेस होते हैं। और दोनों ही क्लासेस में, चाहे वो डिफाइनिंग क्लासेस हैं चाहे वो नॉन डिफाइनिंग क्लासेस हैं, दोनों के अंदर ही कुछ रिलेटिव प्रोनाउंस का प्रयोग होता है। तो आइए हम अपने समझते हैं कि कौन से रिलेटिव प्रोनाउन है। सबसे पहले अपने बात करते हैं हु की। वैसे तो हु के बारे में आप जानते हैं, हु मीन्स कौन या किसने होता है, ठीक है ना। ये जब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज होता है तब अपने हु का अर्थ होता है कौन या किसने। परंतु जब रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है तो इसका अर्थ होता है जो या जिसने। ध्यान देना है, इसका अर्थ होता है जो या जिसने। अच्छा, दूसरी बात ये किसके लिए यूज होता है? ये हमेशा पर्सन के लिए यूज होता है। पर्सन मतलब व्यक्ति के लिए यूज होता है, यानी मैन या वुमन के लिए। यानी यहां मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, ये या तो मैन के लिए आएगा, या तो ये मैन के लिए आएगा, या फिर वुमन के लिए आएगा। जानवर के लिए इसका यूज नहीं कर सकते, एक बात, ठीक है ना। दूसरी बात ये, पहली बात तो आपकी ये क्लियर हुई कि पहली बात तो ये कि हु का प्रयोग पर्सन के लिए किया जाता है। दूसरी बात, ये किसकी जगह पर आता है? एज ए सब्जेक्ट यूज किया जाता है। इसको, हु को एक सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि वर्ब से पहले जब रिक्त स्थान हो, यानी ब्लैंक जो दिया है वो आपका, वो वर्ब से पहले होना चाहिए, तो अपने हु लगाते हैं। तो दोनों शर्तें पूरी होंगी तभी आप हु का प्रयोग करेंगे। देखिए, एक सेंटेंस लेते हैं अपने। आई नो मिस्टर शर्मा। आई नो मिस्टर शर्मा, और उसके बाद लिखा है टीचेस यू इंग्लिश। अब एक सेंटेंस ये है, इस सेंटेंस में देखिए खाली स्थान जो ब्लैंक दिया है, इससे पहले देखो ब्लैंक से के बाद तो वर्ब है, ध्यान देना, ब्लैंक के बाद वर्ब है और ब्लैंक से पहले क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है। तो इसका मतलब दोनों ही जगह पर इधर व्यक्ति है और इधर क्या है? वर्ब है। तो इस मिस्टर शर्मा के लिए अपने को क्या करना है? हु का प्रयोग करना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? हु टीचेज यू इंग्लिश। आई नो मिस्टर शर्मा हु टीचेज यू इंग्लिश। मैं मिस्टर शर्मा को जानता हूं जो तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। ओके, ये आपका क्लियर हो गया। दूसरा सेंटेंस देखिए, द बॉय इज स्टैंडिंग देयर इज माई ब्रदर। अब इसके अंदर देखिए, द बॉय इज स्टैंडिंग देयर इज माई ब्रदर। अब यहां भी देखिए क्या है? इज क्या है? बी टाइप वर्ब है ना, ये भी वर्ब है। और यहां बॉय क्या है? एक व्यक्ति का ही नाम है, यानी लड़के का नाम है, तो ये व्यक्ति ही है। यानी यहां लड़का, लड़की, आदमी, औरत, कुछ भी हो, यानी बॉय हो, गर्ल हो, जेंट्स, लेडीज, मैन, वुमन। आप इसके अंदर पर्सन में मतलब कंफ्यूज मत होना कि पर्सन कहा है तो एक व्यक्ति यानी पुलिंग हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो द बॉय, अब बॉय के लिए क्या लगाएंगे? हु, कि जो लड़का, द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर, जो लड़का वहां खड़ा है वो मेरा भाई है। तो इस तरीके से हु का प्रयोग कहां किया? ध्यान देना है, हु का प्रयोग पहली बात नंबर 1 पर्सन के लिए यूज होता है, नहीं कि खाली स्थान से पहले, ब्लैंक से पहले कोई ना कोई व्यक्ति का नाम या व्यक्ति के बारे में बॉय, गर्ल, मैन, वुमन, टीचर है। ऐसे किसी बिजनेस का नाम भी हो सकता है, टीचर हो सकता है, बैंक मैनेजर हो सकता है, क्लर्क हो सकता है, यानी वो व्यक्ति से संबंधित होना चाहिए। दूसरी बात उसके बाद वर्ब होनी चाहिए, यानी सब्जेक्ट की जगह पर खाली होना चाहिए, तो ही अपने हु का प्रयोग करना है। पहली बात आपने क्लियर की। ये तो अपने किया हु का यूज, यानी हु का यूज आप कहां करते हैं इस बात को ध्यान रखना है। दूसरा अपने करते हैं हुम का यूज। हुम भी ध्यान देना है, हुम भी किसके लिए यूज करते हैं? अपने पर्सन के लिए यूज करते हैं। पर्सन की बात मैंने बता दी, पर्सन में बॉय, गर्ल, मैन, वुमन, लेडीज, जेंट्स, टीचर, स्टूडेंट, यानी जो व्यक्ति से संबंधित हो सके वो है। तो हुम भी पर्सन के लिए यूज करते हैं। दूसरी बात,
दूसरी बात whom कब आएगा, ये ऑब्जेक्ट की जगह पर आता है, ऑब्जेक्ट की जगह पर आता है, यानी यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट, यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम आता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें सब्जेक्ट और वर्ब पहले से ही दिए होंगे, यानी जो रिलेटिव क्लॉज होगा उसमें सब्जेक्ट और वर्ब पहले से ही दिए होंगे, एक बात। दूसरी बात, खाली स्थान से पहले, ब्लैंक से पहले क्या आएगा, किसी व्यक्ति का नाम। वही बात जो हु के ऊपर लागू होती है, वही बात मैं यहां पर आपको बार बार कहता हूं कि ब्लैंक से पहले किसी व्यक्ति का नाम आएगा। जैसे देखिए द बॉय, अब आ गया ना बॉय, द बॉय। अब देखिए ही गेव मनी वॉज वेरी पुअर, वेरी पुअर। अब देखिए द बॉय ही गेव मनी वॉज पुअर, यहां देखिए बॉय आ गया, इसका मतलब पर्सन के लिए आ गया, तो यहां पर्सन के लिए आ गया, इसका मतलब या तो यहां पर हु आएगा और यहां पर हुम आएगा। हु तो आ नहीं सकता क्योंकि सब्जेक्ट की जगह भरी हुई है, इसका मतलब सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ही भरे हुए हैं ना, इसका मतलब सब्जेक्ट और वर्ब दोनों तो हैं, अपने को क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। तो द बॉय हुम, तो यहां आ जाएगा हुम। हुम का अर्थ क्या होता है, जिसे या जिसको। वैसे ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जब होता है तो इसका अर्थ होता है किसे या किसको, लेकिन यहां रिलेटिव प्रोनाउन है। द बॉय हुम ही गेव मनी, लड़का जिसे उसने धन दिया वो बहुत गरीब था, वॉज वेरी पुअर। तो द बॉय हुम ही गेव मनी, हुम का अर्थ क्या हुआ, लड़के के लिए आया, तो इस तरीके से अपने इस तरीके से यूज कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, द मैन, जैसे इस तरीके से भी आ सकता है, द मैन आई हेल्प्ड, द मैन आई हेल्प्ड वॉज इन ट्रबल, यानी जिस आदमी की मैंने सहायता की वो आदमी, जिसकी मैंने सहायता की वो आदमी क्या था, मुश्किल में था, परेशानी में था। द मैन, अब द मैन आ गया ना, ये देखो मैन, ये व्यक्ति आ गया, पहले ही आ गया। दूसरी बात, आगे वाले खालिस्तान में देखिए सब्जेक्ट और वर्ब दोनों भरे हुए हैं, इसका मतलब आई सब्जेक्ट है और वर्ब क्या, हेल्प्ड है, दोनों भरे हुए हैं, इसका मतलब ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट किसके लिए लगाते हैं, हुम को ऑब्जेक्ट के रूप में यूज कर देते हैं। तो इस तरीके से मतलब आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, हुम ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा, एक बात। दूसरी बात, व्यक्ति के लिए आएगा, मतलब इसके खाली स्थान से पहले व्यक्ति का नाम होना चाहिए, व्यक्ति का नाम ही हो सकता है, मैन, वुमेन, लेडीज, जेंट्स, बॉयज, गर्ल, कुछ भी हो सकता है। दूसरी बात, इसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब भरे हुए होंगे और ऑब्जेक्ट की जगह खाली होगी तो हुम का प्रयोग अपने कर देंगे। ओके, वस्तु के लिए इसका यूज कभी नहीं करें, ध्यान देना आपको। अच्छा, ये हो गया हुम का प्रयोग। अब अपने बात करते हैं हुज का प्रयोग। अच्छा, ये बता देता हूं, हु, हुम और हुज तीसरा। हुज का अर्थ होता है जिसका, जिसकी, जिसके। वैसे रिलेटिव प्रोनाउन में इसका अर्थ होता है किसका, किसकी, किसके। यानी इंटेरोगेटिव में इसका अर्थ होता है किसका, किसकी, किसके, और रिलेटिव में इसका अर्थ होता है जिसका, जिसकी, जिसके। बस क्या की जगह ज करना है, ठीक है ना। तो ये अधिकारवाचक है, ध्यान देना है, ये अधिकारवाचक है, तो याद रखना है इसको यूज करने के तरीके भी अलग अलग हैं। खालिस्तान ये भी किसके लिए आता है, पहली बात तो याद रखना पर्सन के लिए, इससे पहले पर्सन दिया होगा। हु में भी पहले क्या होगा, पर्सन दिया होगा। हुज में भी पहले पर्सन दिया होगा। हुम में भी पहले पर्सन दिया होगा। ये तीनों बातें हु, हुम और हुज में कॉमन है, एक बात। दूसरी बात, अपने कैसे पता चला लगे कि हु आएगा कि हुम आएगा कि हु जाएगा, तो ध्यान देना, इसके बाद क्या होगा, थिंग आएगा। थिंग यानी किसी वस्तु का नाम आएगा, थिंग आएगा, कोई थिंग, या क्या आएगा, पर्सन आएगा। थिंग भी आ सकता है, पर्सन भी आ सकता है, ठीक है ना। थिंग या पर्सन दोनों आ सकते हैं। दूसरी बात, और या को यानी थिंग के बाद क्या हो सकता है, थिंग के बाद क्या हो सकता है, थिंग के बाद आपको वर्ब दी होगी, ठीक है ना। थिंग के बाद क्या दी होगी, वस्तु के बाद वर्ब दी होगी। या फिर क्या होगा, ये मैं तीनों चीजें आपको क्लियर कर देता हूं। यानी कैसे, थिंग के बाद आपको वर्ब दे दे, थिंग के बाद आपको वर्ब दे दे,
एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, थिंग के बाद आपको पर्सन दे दे, थिंक के बाद आपको पर्सन दे दे और फिर आपको वर्ब दे दे। दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आपको पर्सन दे दे और उसके बाद वर्ब दे दे, ठीक है ना, ये भी हो सकता है। तो इन तीन कंडीशंस के अंदर, अपने तीनों के अंदर ही इसका यूज किया जा सकता है। पहली कंडीशन देखिए, इसी के सामने मैं नोट करने वाला हूं। पहली कंडीशन देखिए, द मैन ब्लैंक शर्ट इज ब्लू इज माई अंकल। अब यहां देखिए, द मैन शर्ट, देखिए मैन व्यक्ति का नाम आ गया, इसका मतलब हु, हुम, हुज तीनों में से एक आएगा, पहली बात। दूसरी बात, इसके बाद वस्तु आ रही है, इसका मतलब वस्तु प्लस वर्ब दोनों आ रहे ना, यानी सब्जेक्ट और वर्ब की जगह खाली पड़ी है। ध्यान देना, सब्जेक्ट और वर्ब की जगह खाली पड़ी है। अब ऑब्जेक्ट आ सकता है तो हुम आ सकता है, द मैन हुम शर्ट इज ब्लू, लेकिन ये बात तो बनी नहीं। हुम का अर्थ जिसे होता है, जिसका नहीं होता या जिसकी नहीं होती। तो यहां शर्ट के ऊपर व्यक्ति का अधिकार बताया जा रहा है, इसलिए यहां क्या भरेंगे आप, यहां भरेंगे हुज। तो यहां पर जो भरना है आपको हुज भरना है। ओके, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि कैसे अपने को अंदाजा लगे कि क्या भरेंगे। पहला जो अपने पढ़ा। दूसरा पढ़िए, द मैन अब लिखा है कार, द मैन कार यू बोरोव्ड इज माई अंकल, ये दे दूं मैं। द मैन हुज कार, अब देखिए ये वही कंडीशन, इसमें मैन लगा हुआ है ना, मैन लगा हुआ है। अच्छा, इसमें देखिए कार लगा हुआ है, थिंग आ रही है, ये मैन लगा हुआ है। पहली बात, मैन मतलब व्यक्ति आ गया, आगे वस्तु है कार, थिंग का नाम है, ठीक है ना। तो ऐसे सेंटेंस में तो 101% ही आप सीधा बिना सोचे समझे ही लिख दें, यू बोरोव्ड, सब्जेक्ट और वर्ब तो लिखा है, सब्जेक्ट और वर्ब भी दिया हुआ है। अब देखिए, द मैन कार यू बोरोव्ड, सब्जेक्ट और वर्ब तो लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट आ नहीं सकता क्योंकि पहले से कार दे रखा है। तो इसका मतलब व्यक्ति का कार के ऊपर अधिकार बताने वाला है, तो अपने क्या भरेंगे, क्या भरेंगे अपने, हुज। द मैन हुज कार, तो यहां आ जाएगा हुज कार, द मैन हुज कार यू बोरोव्ड, वो आदमी जिसकी कार आपने उधार ली वो मेरा अंकल है। ओके, तो जिसकी शब्द के लिए हुज का प्रयोग हुआ। अब आगे वाला हम बात कर रहे थे, पर्सन प्लस वर्ब की बात करें तो, इसकी बात करें तो देखिए, द बॉय, अब देखिए, फादर इज अ डॉक्टर इज माई फ्रेंड। अब देखो, द बॉय फादर इज अ डॉक्टर इज माई फ्रेंड। देखिए यहां बॉय आ गया ना, बॉय आ रहा है, इसका मतलब व्यक्ति तो आ गया, पर्सन तो आ गया। अब देखिए आगे वाला, फादर इज अब सब्जेक्ट और वर्ब दोनों आ गया, आपको जी होम भर दो क्योंकि ऑब्जेक्ट की जगह खाली पड़ी है, लेकिन नहीं भरेंगे क्यों, कि द बॉय होम फादर का मतलब जिसे पिताजी तो कोई अर्थ नहीं हुआ, मतलब जिसका पिताजी, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे अपने, whom लिखेंगे, whom ना लिख करके हम लिखेंगे whose। द बॉय whose फादर इज द डॉक्टर इज माई फ्रेंड। तो ये whose का प्रयोग आपको समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है, who, whom, whose, ध्यान देना है, who, whom, whose। who का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में, whom का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं, whose का प्रयोग अधिकार बताने के लिए करते हैं, किसी व्यक्ति के ऊपर या किसी वस्तु के ऊपर अधिकार बताने के लिए करते हैं। मुख्य बात यही है आपको ध्यान में रखने वाली, और जो ट्रिक्स मैंने बताई वो आपको परीक्षा में काम देगी। ओके, अब अपने बात करते हैं विच का प्रयोग। विच क्या है? अब विच के बहुत सारे अर्थ हैं, जैसे हु का अर्थ जो होता है वैसे विच का अर्थ भी जो होता है। विच का अर्थ जिसका भी बन सकता है, विच का अर्थ जिसके प्रति भी बन सकता है, विच का अर्थ जिसको भी हो सकता है। अब ये होता कब है? ध्यान देने वाली बात है कि विच का प्रयोग व्यक्ति के लिए नहीं होता, पर्सन के लिए नहीं होता, इसका प्रयोग लाइफलेस थिंग्स दो होती है उसके लिए किया जाता है। लाइफलेस थिंग्स का मतलब क्या होता है?
निर्जीव वस्तुएं, या इसका यूज किया जाता है एनिमल्स के लिए, जानवरों के लिए इसका यूज किया जाता है। तो पहली बात कि ब्लैंक से पहले अगर लाइफलेस थिंग है या एनिमल है तो आपको विच लगा देना, पहली कंडीशन। तो इस कंडीशन पर देखिए पहले, द डॉग बिट यू इज हिज। जिस डॉग ने आपको काटा, जिस डॉग ने आपको काटा वो उसका है। मतलब यहां डॉग आ गया ना, जानवर का नाम, जानवर के बाद खालिस्तान है तो बस बिना सोचे समझे विच भर दो, द डॉग विच बिट यू। तो यहां क्या जाएगा, विच बिट यू, द डॉग विच बिट यू। कुत्ता जिसने आपको काटा वो उसका है, हो गया। इसी तरीके से अगर ये आ जाए, द बुक मोहन गेव इज योर्स। अब यहां कंडीशन देखिए, अब मैंने बताया बुक पहले वाला देखना है, आगे वाला मोहन देख करके कहीं आप इसको पर्सन मान ले, हु झूम में से भर देंगे तो गलत हो जाएगा। ब्लैंक से पहले देखिए वस्तु का नाम है, तो क्या भरेंगे, द बुक विच मोहन गिव यू। तो यहां भी क्या जाएगा, यहां भी क्या जाएगा, विच का प्रयोग करेंगे, यानी वो पुस्तक जो मोहन ने आपको दी थी, हो गया ना। तो जानवर का नाम, निर्जीव वस्तु का नाम अगर आ जाता है तो आप विच भरेंगे, बस सीधी सीधी बात है, आपको किसी प्रकार की और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, दूसरी बात हम करते हैं कि कई बार रिक्त स्थान से पहले वस्तु का नाम भी होता है, यानी कोई लाइफलेस थिंग्स होती है या एनिमल्स होता है, और उसके साथ क्या कर देते हैं, वो किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग कर देते हैं। अब मैं बताता हूं प्रीपोजिशन, अगर आपको समझने हैं सही ढंग से तो इसके 8 पार्ट के अंदर मैंने इस वीडियो के अंदर प्रीपोजिशन को बहुत ही आसान तरीके से समझाया है। तो अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, और फेसबुक चैनल के ऊपर, फेसबुक में भी क्रैक कॉम्पिटिटिव इंग्लिश नाम से पेज है, उसको आप फॉलो करें। आपको ज्यादा से ज्यादा, मतलब अंग्रेजी को इतना आसान बना दिया जाएगा कि आपने कल्पना ही नहीं की। तो हम अंग्रेजी को आसान बनाने की कल्पना को प्रयास करेंगे। तो आप इसके अंदर बने रहिए और चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर फॉलो कीजिए। ओके, लेट अस सी नेक्स्ट। देखिए, द पोस्ट फॉर आई वाज सेलेक्टेड इज टेम्परेरी। अब देखिए, द पोस्ट माने पद, यानी पद ना तो सजीव है ना निर्जीव है, पोस्ट निर्जीव वस्तु का ही नाम है, पोस्ट। अच्छा, उसके बाद क्या ले रखा है, ये प्रीपोजिशन फॉर का यूज कर रहा है, द पोस्ट फॉर, यानी अगर निर्जीव वस्तु के बाद आता है तो अपने क्या लगाना है, विच, यानी जिस पोस्ट के लिए मैं चुना गया वो पोस्ट टेम्परेरी है, अस्थाई है। जिस पद के लिए मैं चुना गया, सेलेक्ट किया गया, वो टेम्परेरी है, अस्थाई है। द पोस्ट फॉर आई वाज सेलेक्टेड इज टेम्परेरी। तो इस तरीके से आपको करना है। ऐसे ही आई डोंट लाइक द हाउस इन ही लिव्स। अब देखिए, यहां क्या है, हाउस, और यहां क्या है, प्रीपोजिशन इन, है ना। देखिए, आई डोंट लाइक द हाउस इन, हाउस निर्जीव वस्तु है, एनिमल है, मैं वो घर पसंद नहीं करता जिसमें वो रहता है। तो आपको क्या भरना है इस यहां पर, विच। क्यों भरेंगे विच, क्योंकि हाउस निर्जीव है और इसके बाद प्रीपोजिशन है जिसमें वो रहता है। तो ध्यान रखना है, ऑफ विच का अर्थ हो जाता है जिसका, इन विच का अर्थ होता है जिसमें, फॉर विच का अर्थ होता है जिसके लिए, टू विच हो जाता है जिसके प्रति, हैं। ऐसे याद रखना है, ये मीनिंग्स चेंज होते रहते हैं वाक्यों के अंदर, ध्यान देना है इस बात को। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप जब एक बार इस चैनल को देख लेंगे तो कभी गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपने बात करते हैं व्हाट का प्रयोग कहां करेंगे। फिर व्हाट भी एक रिलेटिव प्रोनाउन है। अच्छा, व्हाट का अर्थ क्या होता है, जो। अब व्हाट का प्रयोग कहां करें, एक व्हाट का प्रयोग कहां करें, ये ध्यान देना है आपको। व्हाट का प्रयोग कहां करें, तो कहां करना है व्हाट का प्रयोग, वर्ब के पश्चात रिक्त स्थान हो,
यानी आफ्टर दी वर्ब, वर्ब के बाद ब्लैंक कहां होना चाहिए, ब्लैंक मस्ट बी आफ्टर दी, ब्लैंक मस्ट बी आफ्टर दी वर्ब, यानी वर्ब के बाद खालिस्तान हो। पहली बात, खालिस्तान कहां होना चाहिए, वर्ब के बाद। और दूसरी बात अगर मैं ये कहूं वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद ब्लैंक है, और वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद ब्लैंक है और उसका कोई एंटीसीडेंट नहीं हो, और एंटीसीडेंट नहीं हो, नॉट एनी एंटीसीडेंट, नॉट एनी एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट का मतलब उसको, उसकी व्याख्या करने वाला कोई वाक्य नहीं हो। एंटीसीडेंट का मतलब क्या है, उससे पहले आने वाला ऐसा कोई वाक्य नहीं हो जो इसकी पूरी व्याख्या कर रहा हो। ठीक है ना, तो अपने व्हाट लगाते हैं। जैसे आप इसे एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल नहीं आएगा तो आप समझ नहीं पाओगे। देखिए कैन नॉट बी क्योर्ड, देखो कैन नॉट बी क्योर्ड, मस्ट बी एंड्योर्ड, ये एक इडियम भी है। जिसका इलाज नहीं किया जा सकता उसको सहन किया जाना चाहिए, जरूर सहन करना पड़ता है। जिसका इलाज नहीं उसको सहन करना पड़ता है। तो कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड, ये लिखा है। अब देखिए आपके पास क्या है, कैन नॉट बी क्योर्ड, हमने क्या किया, ब्लैंक मस्ट बी आफ्टर दी वर्ब, वर्ब के बाद ब्लैंक होना चाहिए, नहीं है ना, इसमें नहीं है ना ब्लैंक, वर्ब के बाद नहीं है। या नोट एनी एंटीसीडेंट, यानी इसके पहले कोई वाक्य नहीं है, पहले ही खालिस्तान दे दिया, कोई वाक्य नहीं है, कोई नाउन नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। तो इसको ध्यान में रखने हुए अपने को क्या कर भरना पड़ेगा, व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड, यानी जो सहन नहीं किया जा सकता। व्हाट का अर्थ होता है जो, और वैसे इंटरोगेटिव में व्हाट का अर्थ होता है क्या। ठीक है ना, ऐसे ही देखिए डू यू प्लीज। अब देखो यहां भी वर्ब के बाद खालिस्तान है, वर्ब के बाद खालिस्तान है, और इससे पहले कोई एंटीसीडेंट नहीं है, कोई नाउन या प्रोनाउन या कोई सेंटेंस जो इसकी व्याख्या करे वो नहीं है, वर्ब से पहले कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या लगाएंगे, व्हाट, डू व्हाट यू प्लीज, है जो चाहो वो करो, हो गया ना। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, दिस इज ही लाइक्स। अब देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, दिस इज, अच्छा वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद खालिस्तान हो, ठीक है ना। वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद खालिस्तान, तो ऐसा है तो इसमें कुछ है नहीं, सब्जेक्ट दिस इज लिखा हुआ है, यह वही है, इससे पहले कोई एंटीसीडेंट नहीं है, इस वाक्य से पहले कोई एंटीसीडेंट नहीं है। तो दिस इज व्हाट ही लाइक्स, ये वो चीज है जो वह पसंद करता है। तो वस्तु के लिए या कोई फैक्ट के लिए अपने व्हाट का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही देखिए गिव हिम, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है ना, इसके बाद खालिस्तान है, ही डिमांड्स, गिव हिम ही डिमांड्स, तो उसे वो दे दीजिए जो उसकी मांग करता। तो ये क्या है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट गिव हिम है ना, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो यहां क्या लगा देंगे, व्हाट, गिव हिम व्हाट ही डिमांड्स, यानी वो उसको दे दीजिए जो वो मांग रहा है। ओके, ऐसे ही देखिए प्लीज टेल मी, उसके बाद यू नीड, आपको जिस चीज की जरूरत है वो मुझे बताइए ना। टेल मी, ये देखो सब वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है ना, और इसके बाद खालिस्तान आ रहा है, तो इसका मतलब व्हाट लगा देंगे, प्लीज टेल मी व्हाट यू नीड। इस तरीके से अपने व्हाट का प्रयोग करते हैं। तो व्हाट का मतलब क्या होता है, व्हाट मीन्स क्या होता है इंटेरोगेटिव में, लेकिन यहां पर इसका अर्थ जो होता है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि व्हाट का प्रयोग कहां करेंगे, विच का प्रयोग कहां करेंगे। अब आगे जो आता है वो आता है व्हेन। व्हेन का प्रयोग कहां करते हैं, व्हेन मतलब जब। वैसे तो इंटेरोगेटिव में इसका अर्थ होता है कब, लेकिन यहां इसका अर्थ होता है जब। देखिए स्थान प्रधान होता है, जब स्थान बदलता है तो आदमी के रिश्ते भी बदल जाते हैं। जैसे एक ही व्यक्ति होता है, उसके मायने बदल जाते हैं, वैसे ही इसके भी मायने बदल रहे हैं।
तो when जब एक रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आता है तो इसका अर्थ जब हो जाता है, और जब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में आता है तो इसका अर्थ कब होता है। शब्द देखिए। ओके, लेट अस स्टडी। देखिए कैसे, इससे पहले समय आना चाहिए, समय के लिए आता है। जब ब्लैंक से ठीक पहले समय दिया हो तो अपने क्या करें, वैन भरेंगे। जैसे लिखा है इट वॉज मिडनाइट, आधी रात का समय था। द थीफ एंटर्ड द हाउस, चोर घर में घुस गया। तो क्या लगाएंगे अपने, मिडनाइट दिया ना, आधी रात का समय था, मिडनाइट टाइम दे रखा है ना, और टाइम के तुरंत बाद ब्लैंक है, तो क्या भरेंगे, वैन। वैन मानी जब चोर घर में घुस गया। ओके, नेक्स्ट देखिए, इट वॉज संडे, इट वॉज संडे, इट वॉज संडे। अब देखिए नेक्स्ट लिखा है वी वेंट ऑन पिकनिक, वी वेंट ऑन पिकनिक। ये संडे था, हम पिकनिक पर चले गए। तो इसका मतलब क्या है, संडे था और हम पिकनिक पर चले गए। तो संडे क्या है, टाइम बता रहा है, तो इसके बाद क्या लिखेंगे, व्हेन। इट वाज संडे व्हेन, तो यहां भी क्या आएगा, व्हेन आएगा। तो सीधी सी बात है, जब टाइम बताने वाले कोई संडे आ जाए, मंडे आ जाए, 1986 आ जाए, कुछ भी आ जाए, हैं, वीक आ जाए, टाइम दे दिया घड़ी का, तो भी अपने क्या कर सकते हैं, वैन का प्रयोग कर देंगे। ये वैन का प्रयोग हो गया। अच्छा, अब अपने बात कर लेते हैं वैन के बाद वेयर की। वेयर की प्रयोग कहाँ, वेयर, वेयर का मतलब क्या होता है, कहाँ, और क्या पूछने के लिए किया जाता है, इसका अर्थ होता है स्थान पूछने के लिए। तो यहां इसका अर्थ होता है जहां। वेयर का रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में अर्थ होता है जहां। तो स्थान आ जाए, यानी अगर प्लेस आ जाए, इससे पहले ब्लैंक से पहले प्लेस आ जाए, तो अपने वेयर लगा दो। जैसे दिस इज द टेम्पल, गांधी जी वॉज शॉट डेड। यही वो मंदिर है जहां पर गांधी जी पर को गोली मारी गई थी। इसका मतलब टेम्पल दे रखा ना, टेम्पल क्या है, जगह का नाम है ना। टेम्पल जगह को इंगित करने वाला वर्ड है, तो ये प्लेस को इंडिकेट कर रहा है। इसका मतलब क्या लगाएंगे, वेयर। ये वही जगह है जहां, जहां के लिए वेयर आ गया। जैसे दिस इज द स्कूल, दिस इज द स्कूल आई स्टडीड फॉर 5 years। ये वही स्कूल है जहां, तो स्कूल, फिर स्कूल शब्द आ गया ना, प्लेस आ गया ना। इसका मतलब यहां क्या लगाएंगे आप, वेयर लगाएंगे, ठीक है ना। तो यहां भी आप वेयर लगा देंगे। तो ये ध्यान देना है कि वेयर का प्रयोग कहां करेंगे। नेक्स्ट जो अपना वर्ड आता है वेयर के बाद, हम बात करते हैं वाई। वाई, ये वाई शब्द का अर्थ होता है कि या क्यों। हालांकि इसका अर्थ क्यों होता है, हैं? और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में इसका अर्थ क्यों होता है, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन में इसका अर्थ होता है कि या इसलिए। दिस इज द रीजन। और एक और बात बता दूं, इससे पहले क्या आएगा, रीजन शब्द आएगा। रीजन, रीजन मीन्स कारण। इससे पहले रीजन शब्द हो, ब्लैंक से पहले अगर रीजन है तो अपने क्या लिखेंगे, वाई। कैसे, वर्ड देखिए, दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन, यही वो कारण है। ही डिडंट कम, वो नहीं आया, यही वो कारण है कि वह नहीं आया, कि वह नहीं आया। तो की के लिए क्या लगाया, वाई। की के लिए वाई लगा दिया। दिस इज द रीजन वाई ही डिडंट कम, कि वह नहीं आया, की के लिए आ गया, ठीक है ना। ऐसे ही अपने कहें दिस इज द रीजन आई कॉल्ड यू, दिस इज द रीजन आई कॉल्ड यू, दिस इज द रीजन वाई आई कॉल्ड यू, वाई आई कॉल्ड यू, कि मैंने तुम्हें पुकारा, यही वो कारण था कि मैंने तुम्हें पुकारा। समझ में आई ना बात। तो इस तरीके से अपने वाई का प्रयोग करते हैं, वाई का यूज करते हैं। अब बात करते हैं जो सबसे कंफ्यूज करने वाला वर्ड है दैट। अब याद करना है कि दैट जो है वो वस्तु के लिए भी लगा सकते हैं और व्यक्ति के लिए भी लगा सकते हैं। ध्यान देना है, दैट व्यक्ति के लिए भी लगा सकते हैं
और वस्तु के लिए, पर्सन और थिंग्स दोनों के लिए दैट का यूज किया जा सकता है। परंतु कैसे करेंगे, कब करेंगे? जैसे मैंने पहले बताया, जो हु होता है वो व्यक्ति के लिए लगता है, हुम होता है वो व्यक्ति के लिए लगता है, और जो हुज होता है वो व्यक्ति के लिए लगता है। लेकिन मैंने एक बात और भी बताई, विच होता है वो वस्तु के लिए लगता है, थिंग्स के लिए लगता है। तो अब आपको ये दैट कहां लगाना है? इसकी जगह पर ही लगाना है, हु हुम हुज की जगह पर लगाना है दैट। हु हुम हुज नहीं, हुज की जगह नहीं लगेगा दैट, हु और हुम की जगह या विच की जगह दैट लग सकता है। लेकिन वो कब लगेगा? देखिए, इसकी 5 शर्तें होती है, 5 शर्तें। पहली शर्त देखिए, नाउन से पहले, ध्यान देना, एक ब्लैंक दिया है, यानी सुपरलेटिव डिग्री प्लस नाउन, पहली शर्त। अगर ये दिया है और उसके बाद ब्लैंक है, सुपरलेटिव डिग्री का मतलब क्या होता है पता है? सुपरलेटिव डिग्री, थोड़ा सा मैं सुपरलेटिव डिग्री के बारे में बता देता हूं, क्योंकि एडजेक्टिव के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा। गो, जैसे हम कहते हैं गुड कहते हैं, गुड मीन्स अच्छा, बेटर मीन्स और अच्छा, और बेस्ट मीन्स सबसे अच्छा। तो ये गुड तो है पॉजिटिव डिग्री, और बेटर है कंपैरेटिव डिग्री, और बेस्ट है सुपरलेटिव डिग्री। अच्छा और अच्छा, सबसे अच्छा। ऐसे अपने कहते हैं ना, बैड मीन्स बुरा, और वर्स मीन्स और बुरा, और सबसे बुरा वर्स्ट। ठीक है ना, ये पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। ऐसे ही अपने कहते हैं टॉल, लंबा, और टॉलर और लंबा, टॉलेस्ट सबसे लंबा। ऐसे ही अपने कहते हैं ब्यूटीफुल सुंदर, और मोर ब्यूटीफुल मतलब और सुंदर, और सबसे सुंदर मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है ना, तो ये क्या हुआ, आपने बोल दिया मोस्ट ब्यूटीफुल। तो ये जो अपने डिग्री है, बेस्ट ये सुपरलेटिव है। ठीक है ना, वर्स्ट ये भी सुपरलेटिव है। ठीक है ना, और टॉलेस्ट ये भी सुपरलेटिव है। ठीक है, और मोस्ट ब्यूटीफुल ये भी सुपरलेटिव डिग्री है। तो कहने का मतलब है मेरा कि जब सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या आ जाए, नाउन आ जाए, और वो भी ब्लैंक से पहले हो, तो अपने दैट लगा देंगे। कैसे? मोहन इज द टॉलेस्ट बॉय। अब देखिए, रीड्स इन आर स्कूल। मोहन टॉलेस्ट बॉय, ये देखो टॉलेस्ट बॉय, सुपरलेटिव डिग्री प्लस कोई भी व्यक्ति का नाम आ रहा है ना, तो यहां क्या लगाएंगे? मोहन इज द टॉलेस्ट बॉय, मोहन सबसे लंबा लड़का है जो दैट रीड्स इन अवर स्कूल। ओके, हो गया ना। तो दिस इज बिल्कुल, मतलब अपने बिल्कुल क्लियर करेंगे कि एक झटके में, चुटकियों में आप आंसर दे दें, बस ऐसा काम करके जाएंगे। ओके, दूसरी बात, अगर ब्लैंक से पहले ही कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस ही इंटेरोगेटिव, मैं सीधी सी बात बताता हूं, हु, हुम और विच के स्थान पर दैट का प्रयोग होता है। कब? जब रिलेटिव प्रोनाउन के स्थान पर दैट का प्रयोग कब होगा? जब सेंटेंस ही इंटेरोगेटिव है, यानी हु, यानी मैं ये कह रहा हूं, मेरे कहने का मतलब है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। कैसे? इंटेरोगेशन का मतलब ये है, हु इज ही। अब हु, ये WH वर्ड पहले ही आ जाए, देखो ये पहचानना आपको, WH वर्ड पहले ही आ रहा है ना, तो हु इज ही। अब ये आ गया, ट्रबल्स यू। अब यहां हु दोबारा लगाने से तो रहे हैं, और यहां क्वेश्चन मार्क भी आ रहा है, तो अपने क्या लगाएंगे? दैट। हु इज ही दैट ट्रबल्स यू। ऐसे ही what is it worries him so much। अब यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि देखो वर्ब से पहले सब्जेक्ट की जगह खाली है और अपने क्या लगा दें, हु लगा दें। नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्यों? WH वर्ड तो पहले से ही है।
तो पहले ही WH वर्ड है ब्लैंक से पहले, तो अपने क्या लगाना है, यहां पर भी दैट का प्रयोग करना है। तो व्हाट इज इट दैट वरीज हिम सो मच। ओके, तो ये बात बिल्कुल क्लियर हुई। तो पहली बात सुपरलेटिव डिग्री प्लस नाउन हो, दूसरी बात ये हुई कि WH वर्ड हो ब्लैंक से पहले, और एक और हम बात कर लेते हैं ओनली, एनी, ये वर्ड आपको याद रखने हैं, सेम, ठीक है ना, ऑल, सॉरी एक मैं कोमा लगा देता हूं, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो, ओनली, एनी, सेम, ऑल, नथिंग, ये नथिंग, नोबॉडी, जो मतलब नेगेटिव यूज होते हैं ना जितने भी, नोबॉडी, नोबॉडी है, एनीबडी, ठीक है ना, और एनीथिंग, एनीथिंग, और नन, लिटिल, नन और लिटिल, ये जितने भी मैंने आपको बताए, ओनली, एनी, सेम, ऑल, नथिंग, नोबॉडी, एनीबडी, एनीथिंग, नन, लिटिल, ये क्या थे, आपने मेरा वीडियो देखा होगा, डिटरमिनर्स थे ये। तो अगर सेंटेंस में ये आ जाए ब्लैंक से पहले, मैं बात कर रहा हूं ब्लैंक से पहले अगर ये आ जाते हैं, तो आपको क्या करना है, दैट का यूज करना है। जैसे देखिए, ऑल ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। अब देखो, हर चीज जो चमकती है वो सोना नहीं होती, तो ऑल के बाद दैट लगाएंगे क्योंकि ऑल आ गया है, ठीक है ना। ऐसे ही दिस इज द सेम पर्सन, यू बीट। अब देखिए, यहां पर तो ऑल आ गया इसलिए लगा दिया, और यहां पर क्या आ गया, सेम आ गया, यानी यहां तो आ गया ऑल और यहां आ गया सेम, नन, ओनली, एनीबडी, इनमें से कुछ भी आ जाए तो अपने क्या लगाएंगे, दिस इज द सेम पर्सन, ये वही आदमी है, दैट यू बीट, जिसको आपने पीटा था। तो हो गया ना। तो इस तरीके से अपने क्या करते हैं, इनका भी ध्यान रखना है। अगर ऐसा आ जाता है, एनीबडी, नथिंग, नन, लिटिल, ओनली, एनी, साम, सेम, नॉन, ओनली, मैं ध्यान में रखता हूं, तो उसके बाद दैट का प्रयोग करते हैं। और तीसरी शर्त क्या है, व्यक्ति प्लस वस्तु या व्यक्ति प्लस जानवर, ध्यान देना, यानी पर्सन प्लस थिंग आ जाए, या पर्सन प्लस एनिमल आ जाए, जानवर से पहले दो आ जाए। एक पर्सन आ जाता तो अपने हु लगा देते, या हुम लगा देते, या हुज लगा देते। थिंग आ जाता तो विच लगाते, लेकिन अब ये दोनों चीजें आ रही है तो इसका मतलब कंफ्यूज नहीं हो रहा, अपने को दैट लगा देना है, बस सीधी सी बात है। कैसे जैसे देखिए, द मैन एंड द डॉग यू सी लिव द नेक्स्ट डोर, यानी वो आदमी और जो कुत्ता तुम देख रहे हो ना, वो अगले दरवाजे पर रहते हैं। यहां पर देखिए, आदमी भी आ गया और डॉग भी आ गया, दोनों आ गए ना, आदमी और कुत्ता, जानवर भी है और पर्सन भी है, थिंग भी है और एनिमल भी है, और सॉरी पर्सन भी है, तो अपने क्या लगाएंगे, दैट का यूज करेंगे। ओके, ऐसे ही देखिए, द काउ हर्ड एंड हिज काउ, we see walking on the road, walking on the ground, live in this village। अब यहां देखिए, द काउ हर्ड गायों का झुंड है, सॉरी काउ हर्ड का मतलब वो है गाय चराने वाला, ग्वाला। काउ हर्ड गाय चराने वाला, और ये काउ जो है वो गाय है। तो ये दोनों क्या है, दोनों अलग अलग हैं, एक व्यक्ति है और एक जानवर है, तो अपने क्या लगाएंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। काउ हर्ड एंड हिज काउ, तो ये दोनों अलग अलग हैं, तो इसके लिए अपने दैट का प्रयोग करेंगे। वी सी वॉकिंग ऑन द ग्राउंड, हमें जिनको ग्राउंड पर चलते देख रहे हैं, इस गांव में रहते हैं, तो इस तरीके से अपने इसके ये जो चौथी शर्त है इसकी वो ये है। अच्छा, पांचवी शर्त मैं बता रहा हूं, रिलेटिव क्लॉज जो होता है, ध्यान देना, रिलेटिव क्लॉज जो होता है, यानी जिससे पहले अपने दैट लगा रहे हैं, उस क्लॉज के अंदर अगर प्रीपोजिशन जो है, क्या चीज,
प्रीपोजिशन अगर लास्ट में दिया है, प्रीपोजिशन इज यूज्ड एट द लास्ट, यानी लास्ट में यूज किया गया है, तो अपने क्या करते हैं, दैट लगाते हैं। कैसे? हालांकि वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। आई नो द मैन दैट यू आर टॉकिंग अबाउट। अब यहां देखिए, ये अबाउट जो प्रीपोजिशन है वो लास्ट में लिखा गया है? तो इसलिए हम यहां पर क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, इसलिए दैट लगाएंगे। ठीक है ना। अब मैं इसको और क्लियर कर देता हूं। कैसे? आई नो द हाउस, सॉरी द जो स्पेलिंग है वो रॉन्ग है, सही कर लीजिए। आई नो द हाउस ही लिव्स इन। बस अब की बार आपको क्या देखना है, देखो इन कहां है, लास्ट में है ना। इन द हाउस होता तो फिर यहां पर विच का प्रयोग होता, लेकिन यहां पर क्या है, इन लास्ट में है, तो आई नो द हाउस दैट ही लिव्स इन, तो यहां पर किसका प्रयोग करेंगे, अपने दैट, तो यहां दैट लगा देंगे। ठीक है ना। तो यहां भी अपने दैट लगा देंगे। तो इस तरीके से दिस इज द बुक, जैसे एक देखिए, दिस इज द बुक आई टोल्ड यू अबाउट, ये दिया है ना। यानी अगर अबाउट यहां नहीं होता तो विच लग जाता, क्योंकि बुक दिया हुआ है। तो यहां अबाउट ये प्रीपोजिशन लास्ट में दे रखा है ना, इसकी वजह से क्या लगा दिया हमने विच की जगह, क्या लगा दिया, दैट का प्रयोग कर दिया। तो इस तरीके से अपने क्या करते हैं, जो डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग क्लासेस हैं उसमें अपने रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज करते हैं। ठीक है ना। तो आपने बहुत ही अच्छी तरह से इसको समझा, और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करके हम सेंटेंसेस को जोड़ते कैसे हैं। आप बने रहिए वीडियो के साथ में, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच।